भारत में हर एक तीसरा व्यक्ति घुटनों की समस्या से परेशान है। क्या होती है ये बीमारी, आपसे समझना चाहिए। ये मान के चलिए आप कि 50 प्लस एज के बाद ज़्यादातर लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस से ही सफ़र करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से ग्लोबली हमारा बर्डन बढ़ रहा है। अब इसकी वजह बहुत सारी हैं। लोग जो है वो अब चलना पसंद नहीं करते। हर आदमी के पास गाड़ी है, हर आदमी के पास जरिया है चलने का, तो वही कीमत हम लोग चुका रहे हैं। गठिया क्या है, गठिया के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। कि हमारे घुटने की जो कार्टिलेज लाइनिंग होती है वो वक्त के साथ घिसने लगती है और हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं या हम बहुत ओबीज हो गए हैं। जाहिर सी बात है, लाइनिंग एक बार जब डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं तो फिर उनको रोका नहीं जा सकता। नोबडी कैन स्टॉप दैट। कोई दुनिया का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं बना है। अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो देन इट विल बी टू लेट। 50s के बाद 60s के बाद इतनी वेस्टिंग हो चुकी होगी कि फिर आप डॉक्टर के ही चक्कर लगाते रहेंगे। जब इंसान का पैर ठीक नहीं है, जब वो ठीक से चल नहीं पा रहा और बैठ नहीं पा रहा, तो एक्सरसाइज कैसे कर ले? तो घुटने के दर्द का कॉज क्या है ये पता करना जरूरी है। आमतौर पे लेडीज में भी देखा गया कि फ्लैट फुट एक बहुत कॉमन कॉज होता है। लेडीज हील पहनती हैं एंड आप कोशिश करिए कि आपकी हड्डी जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए और आपकी मसल्स स्ट्रांग हो जाए। तो उसके लिए प्रोटीन और विटामिन डी और कैल्शियम इंटेक बढ़ाइए। तो बचपन में भी सुनते थे दूध हड्डी मजबूत चीजें। दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है क्या? बिल्कुल होती है मैम। मतलब अगर प्योर दूध मिल रहा है डेफिनेटली इसमें विटामिन डी कैल्शियम बहुत ज्यादा। तो एक कप में ही आप मान के चलिए 300 mg आपको कैल्शियम मिल जाएगा और करीब 60-70 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी मिल जाएगा। तो बहुत है, बहुत सा है। तो अगर हड्डियां कमजोर हो गई तो कोई रास्ता नहीं, ऑपरेशन ही रास्ता, ऐसा नहीं है। 1 घंटा अगर आप जो है अपने लिए निकाल लीजिए और उसमें अगर थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह कर लीजिए तो मुझे लगता है कि बाकी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नमक तो जितना कम खाएं उतना अच्छा है। नमक क्या, इनफैक्ट शक्कर, अब जो सिंथेटिक शुगर होती है इसको भी अवॉइड किया जाना चाहिए। लेकिन प्रोटीन इंटेक कम करना चाहिए फ़ौरन। तो जैसे किडनी बीन्स हो गई या पल्सेस हो गए या पनीर हो गया, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूँ स्वाति श्रीवास्तव। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई जिसमें बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई और सबसे महत्वपूर्ण बात इस रिसर्च में ये आई कि भारत में हर एक तीसरा व्यक्ति घुटनों की समस्या से परेशान है या उसके शरीर की हड्डियां प्रभावित हो रही है, यानी कि उसकी बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हड्डियों की मजबूती बहुत इंसान गंवा रहा है। हमारा जो आजकल का लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे इतना ख़राब होता जा रहा है कि कई बार हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते और ये स्थितियाँ कई बार होती हैं। कई बार बच्चों से लेकर जो अडल्ट्स होते हैं उनमें ये स्थितियां पाई जाती जो वाकई में बहुत खतरनाक है। आमतौर पर कहा जाता है कि 50 प्लस अगर कोई व्यक्ति होता है, उनको इस तरह की समस्याएं हो तो समझा जा सकता है। लेकिन 30 प्लस अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, उनको घुटनों में दर्द हो रहा है या किसी महिला को ये समस्या हो रही है, तो ये समझ लीजिए खतरनाक स्थिति है। आपको डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत है। आज इस खास मुद्दे पर हम बात करेंगे। अपने इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत खास डॉक्टर मौजूद है, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर मौजूद है, गोंडा से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर अहमद सिद्दीकी जी हैं हमारे साथ में, ऑर्थोपेडिक जो सर्जन हैं और वहाँ पर उनका पूरा अस्पताल है। उनकी वाइफ भी इसी फील्ड से है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पेशेंट से खुद को कनेक्ट करते हैं और वो बता रहे हैं कि कितनी गंभीर ये बात हो गई है और कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे ये हड्डियों की बीमारियां फैलती हैं और कैसे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाकर इनको हम दूर कर सकते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ हमारी इस चर्चा में। सर, हम चाहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में ज़रूर बताएं हमारे तमाम दर्शकों को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। जी सभी दर्शकों को नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अहमद सिद्दीकी है। मैं गोंडा से ही बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों MS ऑर्थोपेडिक्स दोनों मैंने अलीगढ़ से ही पास आउट किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैं 2 साल मैंने अपोलो में काम किया। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि गोंडा जैसी छोटी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं लोगों के पास नहीं होती हैं और थोड़ा सा परिवार की वजह से भी मैं गोंडा शिफ्ट हो गया। तो यही मेरी जर्नी है। पिछले 8-10 साल से हम लोग वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं और मरीजों की सेवा कर रहे हैं। जी अच्छा सर, जब बात होती है बोन्स की, हड्डियों की, तो कहा जाता है कि हमारा शरीर का जो ढांचा है वो बोन्स पे ही खड़ा है। लेकिन अब ये हड्डियां ही अगर कमज़ोर हो जाए तो बड़ी चिंताजनक बात हो जाती है। और आजकल आप भी देख रहे हैं बच्चों से लेकर बुजुर्गों में ये समस्या बड़ी कॉमन है। एक रिसर्च हुई जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया। जी, क्या होती है ये बीमारी, आपसे समझना चाहिए। मैम, सबसे पहले तो ये बता दूं कि देखिए, इंडिया का जो ग्लोबल बर्डन है वो 2019 की एक स्टडी है कि ग्लोबली इंडिया में सबसे बड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है बट नेचुरल, तो उसकी वजह से ग्लोबली जो बर्डन है सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जब बोन्स आपके फ्रेजाइल हो जाए और वीक हो जाए, यानी उसमें से कैल्शियम मिनरल्स वॉश आउट हो जाए, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो करीब 6 करोड़ लोग, ये मान के चलिए कि
इंडिया में जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें आदमियों के मुकाबले औरतों को ज़्यादा होता है जी। उसकी अपनी हार्मोनल वजह है, थोड़ा सा फीमेल्स का स्ट्रक्चर भी मेल्स के कंपैरेटिवली, मैं वीक नहीं कह रहा, मेल्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा फ्रेजाइल होता है। जी जी। लेकिन ओवरऑल ये कहा जाए कि और ये मान के चलिए आप कि 50+ एज के बाद ज़्यादातर लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस से ही सफ़र करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से ग्लोबली हमारा बर्डन बढ़ रहा है। अब इसकी वजह बहुत सारी हैं। हमारा लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है। पहले हम लोग जैसे फ़र्ज़ करिए कि मैं जैसे आज कहीं पे आपके ऑफिस में ही आया तो यहाँ पे लिफ्ट लगी है, लोग ज़्यादातर लिफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा स्मोकिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और सिडेंट्री लाइफ स्टाइल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारा सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है जी। लोग जो है वो अब चलना पसंद नहीं करते। हर आदमी के पास गाड़ी है, हर आदमी के पास ज़रिया है चलने का, और आराम की ज़िंदगी है। तो ये आराम की ज़िंदगी का कहीं ना कहीं कीमत तो चुकानी है, तो वही कीमत हम लोग चुका रहे हैं। मतलब जो तेज़ी से हमारा लाइफ स्टाइल बदला है वो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। कई बार ये भी देखा जाता है, क्योंकि हम लोग भी मीडिया से हैं, एक पोस्चर में कई बार लोगों को अपने ऑफिस में बैठना पड़ता है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, यही ये सबसे बड़ी वजह कह सकती हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है ये जी। कि जैसे आप कहीं भी बैठे हुए हैं तो ये मान के चलिए कि हम लोग घंटों घंटों बैठे रहते हैं। तो ये इसको अवॉइड करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आधा 1 घंटा अगर बैठ गए हैं तो कम से कम 10 मिनट 5 मिनट एक स्ट्रॉल ले लें, स्ट्राइड जिसको बोलते हैं जी। और आजकल तो लोगों के पास मतलब अच्छी खासी स्मार्ट वॉचेज है। इंडिया ही क्यों सबसे ज्यादा इसका शिकार बन रहा है? इंडिया के पेशेंट्स, इंडिया में ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग बीमार पड़ रहे हैं? हाँ, यही मैंने बताया जैसे कि पहले आपको कि देखिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ग्लोबली बर्डन ज़्यादा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो है या अब आप सुन के हैरानी होगी कि इंडिया के बाद चाइना का नंबर है। तो चाइना में क्यों है? क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए 15 करोड़ से ज़्यादा लोग घुटने से त्रस्त। जी बिल्कुल। तो उसकी वजह यही है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो। लेकिन अगर आप प्रिवेलेंस देखेंगे ओवरऑल, तो प्रिवेलेंस ऐसा नहीं कि यूएस में नहीं है, यूएस में भी बहुत सारे मरीज हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। इंडिया में बट नेचुरल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में थोड़ा सा न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल, और यंग जैसे आजकल देखिए बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं घंटों घंटों, तो इस वजह से भी हो सकता है। इसमें ये एक सबसे बड़ी चीज़ें ये होती है कि गठिया, जब हम गठिया की बात करते हैं तो महिलाएं सबसे ज़्यादा इसमें परेशान होती है। गठिया क्या है? गठिया के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। असहनीय दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कतें होती है, बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है जी। गठिया देखिए बेसिकली लेडीज़ को भी होता है, लेकिन लेडीज़ को ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि बट नेचुरल ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में ज़्यादा होती है। लेकिन आर्थराइटिस एज सच, इसको गठिया जो होती है वो कई तरह की होती है। पहले मैं आपको बता दूं, गठिया सिर्फ ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब घुटनों की गठिया नहीं, गठिया बाई तमाम तरह की होती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, एक इम्यूनोलॉजिक रिमोटाइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, या गाउट होता है जिसको, तो ये भी होती है। लेकिन मेन जो हम बात कर रहे हैं, जो आप कहना चाह रही हैं, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में कह रही हैं, यानी एज के बाद जो घुटने घिसने लगते हैं। तो ये देखिए, इसकी बहुत सारी वजह। सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो है वो वीकनिंग ऑफ द मसल्स एंड ओवर यूज ऑफ द बोन्स। यानी कि आप ये मान के चलिए कि क्योंकि हमारे घुटने की जो कार्टिलेज लाइनिंग होती है वो वक्त के साथ घिसने लगती है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन नहीं करते, हमारे डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम कम है, और हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं, या हम बहुत ओबीज हो गए हैं, फीमेल्स में ओबेसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स, तो इस वजह से घुटनों पे ज़्यादा लोड पड़ता है। मसल, खासतौर से हैमस्ट्रिंग जो हमारी घुटने की और जो क्वाड्रिसेप्स वगैरह होती हैं, ये वीक होने लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सरसाइज करते नहीं। तो इस वजह से भी ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। जाहिर सी बात है, लाइनिंग एक बार जब डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं तो फिर उनको रोका नहीं जा सकता। नोबडी कैन स्टॉप दैट। कोई दुनिया का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं बना है। फिर आप उसको डिले कर सकते हैं, यू कैन बाई टाइम जी। तो वो बाई टाइम करने के लिए ही हमारा ट्रीटमेंट जो होता है, प्रोटोकॉल, वो एम्ड होता है जी। ये मुझे लगता है आपने बहुत बड़ी बात कह दी अपनी बात में, बहुत बड़ी बात। ये मुझे लगता है दुनिया का शायद कोई भी डॉक्टर कहने से बचेगा, लेकिन ये बहुत साफ बात और बहुत निश्चित तरीके से आपने ये बात कही। जो सच है उसको कहने में कभी इंसान को परहेज नहीं करना चाहिए, कि जो है वो है। देख, कुदरत ने लाइनिंग बनाई है तो उसको एक बार मतलब ये समझा जाए कि अगर किसी को एक बार इस तरह की शुरुआत हो गई तो फिर वो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन एकदम से ये ठीक नहीं कर सकता है। देयर इज नो ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड कि जो उसको रिवर्स कर दे। दिस इज ऑल फेक, कि बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा नहीं हो सकता। हाँ, ये है 5 साल 10 साल 20 साल बढ़ा सकते हैं टाइम, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको पहले जैसा कर दें। तो क्या बोन्स की बीमारी माना जाए जानलेवा है?
मैम बोन्स की बीमारी आज सच जानलेवा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो मॉर्बिडिटी होती है, जैसे मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर हो गया जी, तो अब फ्रैक्चर के बाद वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, फर्ज करिए किसी का ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया, अब वो ओल्ड एज है, उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो बेड रिडन हो जाएगा। जब बेड रिडन हो जाएगा तो कैचेक्सिक हो जाएगा, यानी कि उसकी कमजोरियां बढ़ती जाएंगी, प्रोटीन वेस्टिंग, मसल्स वेस्टिंग हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है दैट लीड्स टू अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी टिश्यूज। और मतलब कह नहीं सकते, ये बात कहना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ इट कैन बी फेटल। अच्छा, बोन कैंसर भी लोग इस वक्त अगर देखा जाए तो बोन कैंसर के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, उसके क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, वो कैसे लोगों को पता चलता है? मैम देखिए, किसी को अगर ऐसे फर्ज करिए जैसे किसी को अनप्रोवोक्ड फ्रैक्चर हो जाए जी, जैसे एक दो तरह के फ्रैक्चर होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी फ्रैक्चर हुआ कि चोट लग गई, गिर गए और फ्रैक्चर हो गया। किसी को अनप्रोवोक्ड बहुत माइल्ड सा ट्रॉमा, ट्रिवियल सी इंजरी हुई, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया, तो ये बहुत मुमकिन है कि उसको डायग्नोसिस, मतलब किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए डायग्नोस कराने के लिए। और आमतौर पे बोन का कैंसर प्राइमरी थोड़ा सा कम देखा जाता है, सेकेंडरी कॉजेज ज्यादा होते हैं, यानी जब ब्रेस्ट कैंसर से औरतों में फीमर में चला गया या मेल्स में प्रोस्टेट से चला गया, तो आमतौर पे देयर इज ऑलवेज, आई एम नॉट सेइंग दैट 100%, ऑलवेज अ प्राइमरी सोर्स, वहां से सेकेंडरी बोन कैंसर होता है। तो बोन कैंसर इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन ये कह सकते हैं मोटा मोटा कि अगर किसी को अनप्रोवोक्ड इंजरी से, मतलब हल्का सा झटका लगा, फर्ज करिए किसी ने कफ किया या किसी ने हल्का सा स्टेयर्स पे उतरा और उसको फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो दैट इज डेफिनेटली नॉट नॉर्मल। बिल्कुल जी। आपने जैसा कि शुरुआत में जिक्र किया कि जैसे जैसे हमारे शरीर की उम्र बढ़ती जाती है, शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल कम होता जाता है। फीमेल्स में ऐसा होता है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का और फीमेल्स में और आपको एक बात और बताऊं कि अगर मेल्स में जिनमें बीपीएच यानी प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो जाता है, तो उनको भी कह सकते हैं कि उनके अंदर भी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत तेज होता है। फीमेल्स में क्योंकि मेनोपॉज आ जाता है, मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल बहुत तेज गिरता है, तो उसकी वजह से भी बोन से कैल्शियम वॉश आउट होने लगता है। मतलब 40s के पार अगर आप हो रहे हैं 40, तो आपको बहुत सारी चीजें, देखिए मैम, क्या सजेशन देना बहुत चाहिए? क्लियर बात है ये कि जब बच्चा जैसे होता है 10-20 ईयर्स तक, तो उसकी बोन डेंसिटी अच्छी होती है, 30 पर पीक हो जाती है, यानी थोड़ी सी सबसे मजबूत जो बोन्स होती हैं वो 30s तक होती हैं। 30 के बाद फिर ग्राफ डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और 40s 50s तक आते आते काफ़ी शुरू है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इफ़ यू आर इन योर लेट 30s एंड 40s, देन यू हैव टू डू समथिंग। आपकी बोन ये कह रही है कि आप उसका ख्याल करिए, अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो देन इट विल बी टू लेट। 50s के बाद 60s के बाद इतनी वेस्टिंग हो चुकी होगी कि फिर आप डॉक्टर के ही चक्कर लगाते रहेंगे। तो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा वाला हिसाब इसमें नहीं है, इसमें जल्दी जागो। जी। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी है, बहुत से लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा, एक्सरसाइज कर लो। अब जब इंसान का पैर ठीक नहीं है, जब वो ठीक से चल नहीं पा रहा और बैठ नहीं पा रहा, तो एक्सरसाइज कैसे कर ले, कैसे बचे? मैंने वही बताया ना आपको, जैसे कि ये चीज थोड़ा सा समझने की है कि जाहिर सी बात है जब एक बार पेन किसी के घुटने में हो रहा है तो वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो इसमें ये होता है कि किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके, और पहले तो आप देखिए अपने बोन जो पेन, जैसे फर्ज करिए आपको घुटने में दर्द हो रहा है, तो अब घुटने के दर्द का कॉज क्या है ये पता करना जरूरी है। आमतौर पर लेडीज में भी देखा गया कि फ्लैट फुट एक बहुत कॉमन कॉज होता है, लेडीज हील पहनती हैं, उसकी वजह से लो बैक एक होता है, उसकी वजह से घुटने की प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप उसको कम करनी, कैसे भी कम करिए पेन। बहुत सारे लिमिट्स मैंने आपको जैसा कि बताया कि अब तो लिनिमेंट्स ऐसे भी आए हैं, जैसे कैनबिस ऑयल भी आ गया है मार्केट में, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। मतलब और डॉक्टर तो बट नेचुरल आपको पेन किलर्स देगा, बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ना करिए, लेकिन एक बार आपका पेन सबसाइड कर जाए देन यू शुड गो अहेड एंड आप कोशिश करिए कि आपकी हड्डी जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए और आपकी मसल्स स्ट्रांग हो जाए। तो उसके लिए प्रोटीन और विटामिन डी और कैल्शियम इंटेक बढ़ाइए। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हैं, समाधान है। संतुलित आहार का आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, कई बार ये होता है कि जब प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल हो जाती, बहुत सीरियस हो जाती, तब पेशेंट्स आप लोगों तक पहुंचते हैं, इसको बड़ा अनदेखा अनसुना कर देते हैं। जी मैम, जी बिल्कुल। ये आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम लोग बात कर रहे हैं, घुटने की नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो इसमें स्टेजेस होती हैं। अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट आ जाता है तो आराम से हम वक्त मिल सकता है उससे, और काफ़ी कभी कभी तो ऐसा होता है कि मरीज़ को ज़रूरत भी नहीं पड़ती नी रिप्लेसमेंट की। लेकिन अल्टीमेटली अगर बहुत बोन डिस्ट्रॉय हो गई है और कार्टिलेज लाइनिंग है ही नहीं, तो देन इट लीड्स टू टोटल नी रिप्लेसमेंट। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने का, जिसको प्रत्यारोपण बोलते हैं, घुटना बदल देना। तो घुटने में बदलने में ये समझ लीजिए कि हड्डी होती है, हड्डी को हम
करीब 7 mm ऊपर 7 mm नीचे काट के और बीच में प्लास्टिक लगा के, मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ, जी, ऊपर जी। नीचे मेटल बीच में प्लास्टिक लगा के और अपना जी। उसका जो है वो टेम्परेरी, चलने लायक हाँ बना बिल्कुल देते हैं। नहीं, वो बहुत ऐसा नहीं कह रहा मैं कि इट्स बहुत अच्छा है, और बहुत सारे मरीज ऐसे भी हमारे हैं जो सारा रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बट देन एक बात फिर वही समझ में आती है कि जी। तब भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, और हड्डियां मजबूत करने के लिए कहते हैं ना, हम लोग बचपन में भी सुनते थे दूध दूध हड्डी मजबूत, तो उसी तरह दूध और पनीर, ये सब चीजें दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है क्या? बिल्कुल होती है मैम, मतलब अगर प्योर दूध मिल रहा है डेफिनेटली इसमें विटामिन डी, कैल्शियम बहुत ज्यादा क्योंकि होता है। कई बार रिसर्च बताती है कि दूध पीना भी खतरनाक हो सकता है हड्डियों के लिए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, मैम बहुत देखिए, सारी रिसर्च आ रही है, आप भी देखते नहीं, होंगे। रिसर्च आती है ठीक है, लेकिन जी। देखिए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन तो जरूरी है, हाँ, और कैल्शियम मान के चलिए कि एक अडल्ट आदमी को करीब 1000 mg इतना पर डे intake होना चाहिए, जी। और 600 to 800 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी चाहिए। जी। तो अब ये कैसे पूरा होगा? इसके लिए जाहिर सी बात है, नॉन जैसे वेजिटेरियन है तो उसके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, नॉन वेज के पास तो खैर सैल्मन है, फिश है, और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वेजिटेरियन, अब जैसे आप फर्ज करिए आप दूध नहीं पीना, बहुत सारे लोगों को तो देखिए वो इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज वगैरह की वजह से नहीं पी पा रहा है तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से दूध कैन बी सेफली सेट कि हाँ इट इज़ अ गुड, आप ले सकते जी हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, कम से कम 1 कप तो ले ही सकते हैं, तो 1 कप में ही आप मान के चलिए 300 mg आपको कैल्शियम मिल जाएगा, और करीब 60-70 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी मिल जाएगा, तो बहुत है, बहुत सा है जी। बिल्कुल। तो संतुलित आहार लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और कई बार ये देखा जाता है कि अब अधूरा ज्ञान हमारे पास होता है, उस अधूरे ज्ञान के चक्कर में हम अपनी जो बीमारियां हैं वो कई बार बढ़ा लेते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, समझना इनको ज़रूरी है कि आखिरकार कॉजेज़ क्या है। अगर कॉजेज़ तक आप पहुंच जाएंगे तो आप सोचिए आपने आधी से ज़्यादा बीमारी पर निजात पा ली, जीत पा ली। फिलहाल इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। सर, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो आपने भी, जैसा कि जिक्र आप लगातार कर रहे हैं कि शारीरिक गतिविधियां बहुत कम कर ली हम लोगों ने अपनी, एक्सरसाइज हालांकि लोग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, लेकिन वो इतनी कारगर साबित नहीं हो रही। एक बार अगर बीमारी अगर किसी को शुरू हो गई तो क्या ये माना जाए अगर इस तरह की रिप्लेसमेंट ही उसका एक वो है? मैम देखिए, सबसे पहला तो जो आपने बात की, मैं इसको, आपने सवाल आपका जो है वो बहुत थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि जिसका जवाब कई पार्ट्स में दिया जाना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बॉडी, अगर फर्ज करिए कि आप ओबीज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, और आपकी बोन्स वीक हो रही हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप ओबीज हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो रही हैं, आपका जिस्म भी कमज़ोर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले अपनी जिस्म को सही करने की कोशिश करिए, अपना वेट रिड्यूस करिए। वेट रिडक्शन का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, जो आमतौर पर जितनी आपकी हाइट सेंटीमीटर में है, फर्ज करिए कि जैसे मेरी हाइट 177 सेंटीमीटर, तो मेरा वेट 77 होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट्स आर द जेन्युइन वेट, उतना वेट तो कम से कम मेरा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। तो अगर इतना वेट आपका है तब तो आप ठीक हैं, अगर इससे ज़्यादा वेट है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और बाकी जो आपने बताया कि मतलब अगर हड्डियां कमज़ोर हो गई तो कोई रास्ता नहीं, ऑपरेशन ही रास्ता, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जो है वो लोगों ने जो है अपने आप को टोटली ट्रांसफॉर्म कर लिया। और बट हाँ, मेजॉरिटी के लिए तो कह सकते हैं कि अगर जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस सीवियर हो गया तो फिर। अच्छा, मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है। सुना ये भी जाता है कि 4 से 5 लाख आता है रिप्लेसमेंट अगर कोई कराने जाता है। आप कोई डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपके पास कैसे पेशेंट्स आते हैं? मैम देखिए, हम लोग जिस सबब में रहते हैं, गोंडा इज़ नॉट अ वेरी बिग सिटी, इट्स अ डिसेंट सिटी, बट आई एम नॉट सेइंग इट वेरी बिग, बट स्टिल हाँ, ये मान के चलिए कि देखिए, ये डिपेंड करता है आप किस सेटअप पे जाते हैं जी। 4 से 5 लाख भी होता है, 1 से 2 लाख में भी, 2 लाख 1.5 लाख में भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाता है, बट दैट डिपेंड्स। अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेटअप में जाएंगे तो डेफिनेटली इट विल कॉस्ट यू 4-5 लाख्स। बट आजकल तो सबसे अच्छा भारत सरकार की योजना चल रही है, आयुष्मान भारत। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि मैंने गोंडा जैसी जगह पे टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया पेशेंट का आयुष्मान भारत में जी। तो ऐसा नहीं है, सरकारी योजनाएं हैं, लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, वो अलग बात है। तो ये है। अच्छा, युवा वर्ग जिसका जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं, बड़े तो एस्ट्रोजन लेवल और बहुत सारी चीज़ें हैं, कहा जाता है शुगर और बहुत सारी चीज़ें जो इन बीमारियों में बहुत एक तरह से स्लो पॉइजन का काम करती हैं। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल मैम, जो आजकल का लाइफ स्टाइल खासतौर से यंगस्टर्स का हो गया है कि वो खाने पीने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ज़्यादातर जंक फूड्स खा रहे हैं। तो जंक फूड मेरे हिसाब से कि आदमी को कुछ ना खाए वो बेहतर है, लेकिन जंक फूड इज़ वेरी पॉइजनस। और ख़ास तौर से अगर आप जो है वो दिन भर में, आप ये फ़र्ज़ करिए जैसे सुबह यंगस्टर्स निकल जाते हैं, दिन भर वो घूमते हैं, बहुत सारे स्मोकिंग भी करते हैं और अल्कोहल वगैरह तो खैर है ही, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो जंक फूड है। तो अगर जंक फूड को अवॉइड किया जाए और उसकी जगह आप
कोशिश करिए कि जैसे हेल्दी फूड खाने की कोशिश करें तो और थोड़ा बहुत देखिए, जैसे दिन भर में हमारे पास 24 घंटे हैं, तो आप 4% टाइम खाली अपने लिए निकाल लीजिए, यानी 1 घंटा अगर आप जो है अपने लिए निकाल लीजिए और उसमें अगर थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि बाकी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप अगर शुगर और सॉल्ट को थोड़ा सा कम कर लें तो बहुत सारी नमक चीजें। तो मैम देखिए, नमक का रिस्ट्रिक्शन तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। नमक तो, और शुगर की बात जहाँ तक मैं करूँ तो देखिए, नमक और शक्कर दोनों ही खतरनाक है, लेकिन नमक तो जितना कम खाएं उतना अच्छा है। नमक क्या, इनफैक्ट शक्कर, अब जो सिंथेटिक शुगर होती है इसको भी अवॉइड किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, लेकिन कोशिश करिए कि दिन भर में 2 से 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। और नमक भी अगर 5 ग्राम, यानी 1 चम्मच से ज़्यादा नमक दिन भर में, टी स्पून जो 5 ग्राम का होता है, उससे ज़्यादा नमक ना खाया जाए तो अच्छा। कुछ भी ना खाइए तो बहुत बेहतर है, लेकिन थोड़ा बहुत सॉल्ट भी चाहिए। तो 5 ग्राम के करीब यू कैन सेफली से कि इतना आप खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जी जी बिल्कुल। तो ये देखिए गंभीर बात है, अगर प्रॉब्लम लोगों के साथ बढ़ रही है तो उनको डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, शुरुआत में आप भी देख रहे होंगे सर इस समय कि आपके पास भी कुछ महिलाएं पहुंचती होंगी या सीनियर सिटीजन पहुंचते होंगे, बताते होंगे उंगलियों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, पैर की उंगलियां चिटक रही हैं, कट कट की घुटनों से आवाज़ आती है। ये किस चीज़ के लक्षण है, ये क्या शुरुआत है इसकी? देखिए, अगर उंगलियों में, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर बिग जॉइंट्स में होता है। बिग जॉइंट्स सब इंडिया में मोस्ट कॉमनली नी में होता है, लेकिन यूएस में मोस्ट कॉमनली हिप में होता है। लेकिन जो आप बता रही हैं उंगलियों में दर्द है, तो ये एक डिफरेंट एंटिटी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउटी आर्थराइटिस अलग अलग 2 चीज़ें हैं। तो अब जैसे गाउट किसी को है, तो गाउट के लिए तो हमें सबसे पहले देखिए, हम लोग, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं यूरिक एसिड उसका ज़रूर चेक करूँगा, क्योंकि यूरिक एसिड एक बहुत कॉमन नोटोरियस चीज़ है जो बढ़ता है। फीमेल्स में आप कह सकती हैं, सेफली कह सकते हैं कि 5.5-6 तक अगर यूरिक एसिड है तो वो सही है। उससे ज़्यादा अगर है तो हमें उसे कम करने की ज़रूरत है। और मेल्स में 7 तक मान सकते हैं सेफली लेकिन मैंने देखा है लोगों का 10-10 तक होता है। तो जिनको 10 है तो उनके अंदर क्रिस्टल शेप, नीडल शेप क्रिस्टल्स बन जाते हैं गाउट यूरिक एसिड के, तो वो फिर अल्टीमेटली वही सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। जोड़ जो है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो ऑटोइम्यून डिजीज है, वो बॉडी ही में के टिश्यूज जो है बॉडी के जोड़ के खिलाफ काम करते हैं, तो वो उसमें फिर फिंगर डिफॉर्मिटी वगैरह होती है, वो देख के समझ में आ जाता है। लेकिन कुल मिला के दोनों चीज़ें कह सकते हैं आप कि इसके, अगर ऐसा आपको हो रहा है, छोटे जोड़ों में अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको फौरन डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें ये भी कहा जाता है, मैंने कई लोगों से सुना है कि इसमें प्रोटीन बिल्कुल से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ऐसा कुछ होता है कि अगर किसी को यूरिक एसिड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन तो वही मैं उस वक्त बताना भूल गया आपको, सॉरी। लेकिन प्रोटीन इनटेक कम करना चाहिए फौरन। आपको जैसे दाल ज़्यादा खाते हैं, जो अरहर की दाल, वेजिटेरियन जो बता रहा हूँ, नॉन वेज में तो देखिए मीट अगर खा रहा है, एग खा रहा है, तो उसको फौरन कंट्रोल करना है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन अगर कोई है तो जैसे किडनी बीन्स हो गई या पल्सेस हो गए या पनीर हो गया, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। खत्म कर देना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ना खाएं जब तक उनका यूरिक एसिड 6 से कम नहीं हो जाता। फीमेल्स में 7-6, फीमेल्स में 6 और मेल्स में 7 से कम नहीं हो जाता। अगर 3-4 तक यूरिक एसिड है तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन रेगुलरली यूरिक एसिड चेक कराना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ देखिए, बच्चों की अगर बात करें तो छोटे छोटे बच्चों में भी कई बार, छोटे बच्चों को भी मैंने सुना है कि पैर में दिक्कत होने लगती है, और कई बार इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती है कि विकलांगता तक बढ़ जाता है। वो क्या बीमारी है? मैं आपको बताऊं कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं बता सकता, ही इज़ वेरी फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड, लेकिन अभी मैंने उनके बच्चों का विटामिन डी किया था, तो दोनों का बच्चों का विटामिन डी 10 से कम था। अब आप सोचिए कि 10 से कम का मतलब ये हुआ कि बॉडी में विटामिन डी एक हार्मोन की तरह काम करता है जो कैल्शियम को हड्डियों में घुसाता है, और एब्जॉर्प्शन की भी जरूरत, जैसे बॉडी में आपने कैल्शियम लिया तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बिना विटामिन डी के हो ही नहीं सकता। तो विटामिन डी की कमी की वजह से आप बचपन में देखती होंगी, हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे मैदानों में बच्चे खेलते रहते थे। आज आप देखिए मैदान खाली होते हैं, बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में ही लगे रहते हैं, हर वक्त मोबाइल में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है विटामिन डी की कमी होनी है। जब विटामिन डी की कमी होगी तो उससे फिर कैल्शियम भी कम होगा, फिर डिफेक्ट भी बढ़ेगा बॉडी में, चलने में, पैरों में दर्द होगा, बच्चे फिर रात में रोएंगे कि मतलब अपने माँ बाप से कहेंगे कि मैं बहुत दर्द हो रहा है, माँ बाप उनको तेल लगा के, तो एक विशियस सर्किल बन जाता है।
तो ये है कि अगर कह सकते हैं आप सेफली इस चीज़ को कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल की वजह से आज के, और थोड़ा सा जो है वो बच्चों के कुपोषण की वजह से उनके अंदर जो है वो ये दिक्कतें बढ़ रही बिल्कुल हैं। बढ़ रही हैं, आप जी। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप कोई ऐसा चार्ट बता दे या कोई ऐसा रूल बिल्कुल। बता दे विटामिन और ये प्रोटीन्स का बैलेंस क्या होना चाहिए, ताकि जो हमारे दर्शक इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनको सही जानकारी मिले, मैम, क्या होना चाहिए इसको लेकर? मैम देखिए, जैसे बच्चों में है तो बच्चों में विटामिन डी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। बच्चों को कोशिश करें कि कम से कम दिन भर में आधा 1 घंटा धूप में ज़रूर खेलने दें। जी, धूप ये बहुत हाँ जरूरी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और कोशिश करें कि उनको दूध भी पिलाएं, और दूध बट नेचुरल प्योर होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। काउज मिल्क जल्दी एब्जॉर्ब होता है। बहुत से बच्चों को अगर दूध से एलर्जी है या दूध नहीं पी पा रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज वगैरह है, तो उनको आप पनीर वगैरह दे सकते हैं कि जितना हार्ड पनीर होगा उतना ज़्यादा उसमें कैल्शियम होगा। तो ये है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों में जाहिर सी बात है ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, तो बच्चों में प्रोटीन भी चाहिए। एडल्ट्स को अपना मेटाबॉलिज्म इस हिसाब से रखना चाहिए कि उनको अपना वेट टारगेट करना है। एडल्ट यानी मैं 30 प्लस की 40 प्लस की बात कर रहा हूँ। 40 प्लस वाले को हमेशा अपना वेट टारगेट में रख के कैलोरी काउंट करके ही फूड सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो प्रोटीन इतना खाए, विटामिन डी इतना खाए। उसको एक पहले टारगेट करना है कि मेरा वेट कितना आइडियल। मैंने आपको बताया ना कि जितना वेट जितना सेंटीमीटर में उसमें 100 माइनस करके कर लीजिए। जैसे आप फर्ज करिए आपका 170 है तो 170 आपका 70 वेट होना चाहिए। फीमेल्स में थोड़ा सा और कम, लेकिन सेफली कह सकते हैं 70-68 के करीब होना चाहिए। 170 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो वेट टारगेट करके ही एडल्ट्स को करना चाहिए। बच्चों में सप्लीमेंटेशन, प्रोटीन और विटामिन डी और कैल्शियम, ये तीनों बहुत जरूरी है। बच्चों के में कॉम्प्रोमाइज नहीं, बच्चों का वेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कुल मिला के आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इन पर तो ध्यान देना ही है। चार्ट भी बता रहे हैं कि कैसा होना चाहिए सर, और साथ ही साथ गठिया की अगर हम बात करें, गठिया के दर्द को हम नियंत्रित ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जोड़ों को जो नुकसान हो गया उसको हम नहीं कर सकते हैं। हाँ मैम, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि एक बार नुकसान हो गया तो हमें ऐसा कुछ करना है कि नुकसान हो ही ना पाए जी। उसके लिए 30 मैंने बताया ना 40s तक जैसे ही आप पहुंच गए 40s में तो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगी। आपको उसी वक्त जाग जाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, विटामिन डी अपना प्रॉपर चेक कराते रहना है, और बीएमडी भी कराते रहना है। बीएमडी क्या होता है सर? मैम, बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री होती है, ये डेक्सा स्कैन बोलते हैं इसको। ये इसमें जो है बोन की डेंसिटी चेक की जाती है कि कितना कैल्शियम है उसमें। तो मैंने शुरू में आपको शायद बताया था कि माइनस ये 1 अगर है, मतलब जितना पॉजिटिव में उतना अच्छा है, जितना नेगेटिव में उतना खराब है। तो -2.5 अगर हो रहा है तो ये मान के चलिए कि ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है। तो फिर उसी हिसाब से आपको अपना, अगर आपका बहुत ऑस्टियोपोरोसिस आ रहा है तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर थोड़ा कम है तो आप अपना कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बढ़ाइए। अच्छा, ये एक बड़ी अपडेट इसमें ये भी आई कि हर 7 मिनट में एक घुटना ट्रांसप्लांट करने में अब तक 1 लाख से ज़्यादा ट्रांसप्लांटेशन हो चुके हैं हमारे देश में। जी बिल्कुल। ये बड़ी ख़राब स्थिति, और जब इंसान के जहन में आ जाता है कि ट्रांसप्लांट, तो डर हो जाता है कि आखिरकार चीर फाड़ होगी, सर्जरी होगी, उसके बाद 15-20 दिन अस्पताल में गुजारने होंगे। देखिए मैम, सबसे 15-20 दिन तो खैर नहीं लगते हैं, 4-5-6 दिन से ज़्यादा अच्छे अगर सेटअप में करवा रहा है तो। लेकिन मैम देखिए, पेन, मेरा मानना यह है कि किसी इंसान को दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वो किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द बर्दाश्त नहीं करो। घुटने का दर्द तो इतना सीवियर होता है, हम लोग के घर में हमारे फादर मदर हैं, आपके घर में भी होंगे, सब हर घर में एडल्ट्स होते हैं जो, तो उनको पेन हो रहा है वो बता नहीं पा रहे, तो हमारा फर्ज बनता है, और जो एडल्ट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि पेन अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है मेडिकेशन से तो देन गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। उसमें सेकेंड ऑप्शन नहीं है कोई। आप उसको डिले कर सकते हैं, मैंने बताया ना, डिले कर सकते हैं, लेकिन अगर टोटली डिस्ट्रॉय हो गया तो उसको अननेसेसरी प्रोलॉन्ग करने से, अपनी मॉर्बिडिटी बढ़ाने से भाई आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ना। आप बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, आप कहीं कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो आपको पसंद है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग, जो चाहते हैं मैं सुबह टहलने जाऊँ, अब पता लगा उनको दर्द की वजह से बेचारे जा नहीं पा रहे हैं, ठंड में निकल नहीं पा रहे हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कि उनको फौरन रिप्लेसमेंट करा। आजकल मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप भी जानते होंगे, आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, बड़े जेल चल रहे हैं, वो कितने सेफ हैं इसको लेकर? बहुत सारे ऑइंटमेंट चल रहे हैं, लोगों को पेन होता है, कई बार रिलीफ भी तत्काल दे देते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या ठीक रहते हैं? मैम देखिए, पेन किलर्स कितने सही रहते हैं? अगर देखिए, अगर मतलब एक तो टैबलेट फॉर्म में अगर नहीं ले रहा है जी, ओरली, जैसे काउंटर रिटर्न के रूप में, देखिए कोई भी जेल लगाएंगी आप या कोई भी ऑयल लगाएंगी, इवन कैनबिस ऑयल जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो भी तो वो काउंटर रिटेंट है। वो फॉर द टाइमिंग एक तरह समझ लीजिए कि नर्व्स को डाइविएट कर देता है पेन पाथवे से। यानी आपको दर्द तो हो रहा है, लेकिन नर्व्स, पेन जो सेंसेशन होता है वो नर्व्स की वजह से होता है, तो नर्व्स के पाथवे को डेविएट करता है, काउंटर रिटेंट का काम करता है वो। तो आप कह सकते हैं कि वो नर्व को समझ में नहीं आता कि दर्द कहाँ हो रहा है, तो वो कह सकते, उसको आप कुछ भी इस्तेमाल करिए, कोई मतलब ये नहीं कह रहा कोई नुकसान उससे नहीं। जी। अगर आपको आराम मिल रहा है तो इट्स गुड, फाइन।
अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या ये दूसरे शरीर के अंगों पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है? मैम ऐसे समझिए आप कि अगर फर्ज करिए किसी का घुटना खराब हो रहा है तो ये एक विशियस सर्किल है कि वो फिर वो चलना अवॉइड करेगा। जब चलना अवॉइड करेगा तो बाकी मसल्स और बोन्स वीक होने लगेंगे, धीरे धीरे वो बॉडी उसकी डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाएगी। तो डेफिनेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर एक जगह हुआ है तो बाकी जगहों पे भी पूरे चांसेस है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ही ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है एज की वजह से। तो बाकी जगहों पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है, क्योंकि नी में सबसे ज्यादा लोड होता है, इसलिए सबसे पहले उसमें होता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बाकी जगह ठीक है, बाकी जगह भी कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते ही जी। अच्छा, पश्चिमी देशों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, पश्चिमी देशों की तुलना में हमारे भारत में सबसे ज्यादा पेशेंट्स हैं, और आप बता भी रहे हैं कि यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि ये चीजें बड़ी कॉमन है, और अपनी एक बैलेंस डाइट अगर आप बना ले तो ठीक हो जाए। पॉपुलेशन का भी तो रोल है ना, पॉपुलेशन का रोल है, पॉपुलेशन ज्यादा है। आप ऐसे समझिए ना कि यहाँ पे भाई 1.5 अरब लोग हैं, वहां पे 50 लाख लोग हैं, तो 50 लाख लोगों में जाहिर सी बात है अगर परसेंटेज देखी जाएगी, फर्ज करिए हमारे यहाँ 22% है, तो 22% 1.5 अरब का, 22% 50 लाख का फर्क है ना। तो ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे नहीं, यूएस में भी है, चाइना में भी है, जर्मनी में भी है, इवन हर जगह है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह। बस फर्क इतना है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि लोग अनअवेयर हैं इन चीजों के बारे में और बहुत ज्यादा जानना भी नहीं चाहते, और टैबूज हैं, बहुत सारे सोशल टैबूज हैं जिनको वो करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे फर्ज करिए किसी ने बता दिया कि तुम्हारा घुटना खराब हो रहा है, तो वो पता लगा उठक बैठक करने लगे और पेनफुल। अब वो डेफिनेटली वो जाहिर सी बात है और डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। जैसे आप जानती हो कि अब आजकल लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो कहते हैं साहब हम पूरे दिन जीना उतरते हैं, चढ़ते हैं, हमारा तो वेट कम, हम तो सही हैं बिल्कुल। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, वो जीना उतरना चढ़ना उनके लिए डेट्रीमेंटल। अगर उनका घुटना खराब हो रहा है तो वो और तेजी से खराब होना जी जाएगा। पेन तो वो खैर मालिश वालिश करके कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन घुटना डिस्ट्रक्शन ऑनगोइंग प्रोसेस चलता है। अगर उसके बजाय वो रोज जो है 2 किलोमीटर चल लें तो वो फार बेटर रहेगा उनके जी। ये अगर असमानता आपको भी महसूस हो रही तो आप भी तत्काल डॉक्टर के पास पहुंचे, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो जानकारियां यहाँ पर डॉक्टर अहमर सिद्दीकी जी ने दी वो आप तक ज़रूर पहुंची होंगी, और वो उपाय आप अपना सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें कि बैलेंस डाइट शुरुआत से ही बहुत जरूरी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार में आने के लिए। डॉक्टर अहमर सिद्दीकी जी, बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।